हेलो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ये पार्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए है, बीएससी पार्ट 3 स्टूडेंट्स। और इस लेक्चर में अभी तक हमने यही पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन, 2 वेरिएबल फंक्शंस के लिमिट क्या होते हैं, है ना, उनके साइमल्टेनियस लिमिट क्या होते हैं, रिपीटेड लिमिट क्या होते हैं, ठीक है, कब वो एग्जिस्ट करते हैं, कब वो नहीं करते हैं, तो उन चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे थे। अगर हम पार्ट 2 की बात करें, ठीक है, बीएससी पार्ट 2 में अगर हम चले तो वहाँ पे हम 1 वेरिएबल फंक्शन को देखते थे। वहाँ पे क्या देखते थे कि सबसे पहले हम लिमिट की बात करते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट किए और दोनों इक्वल हो गए तो हम बोलते थे कि उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर उसी चीज़ों को हम कंटिन्यूटी पे एक्सटेंड कर देते हैं कि अगर वो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलते थे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिमिलरली अब हम चूँकि 3rd ईयर में हैं तो यहाँ पे 2 वेरिएबल की अगर बात करें तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसकी डबल लिमिट या फिर साइमल्टेनियस लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू पे वैल्यू इक्वल हो जाए, है ना। अब चूँकि यहाँ पर हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हर वो पॉसिबल पाथ जो A, B पॉइंट है उस पर अप्रोच करे और उसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के इक्वल हो जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे, इस A, B पॉइंट पे है, ठीक है। तो एप्सिलॉन डेल्टा के डिफिनीशन के थ्रू अगर हम इसको देखें तो हम इसका डिफिनीशन हमने लिखा है यहाँ पर कि अ फंक्शन u इज़ इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, जहाँ पर x और y आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और u जो है वो इस पर डिपेंडेंट कर रहा है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट A, B पे ऑफ इट्स डोमेन ऑफ डिफिनीशन। डोमेन ऑफ डिफिनीशन क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारा इस वैल्यू पे डिफाइंड हो, ठीक है। लिमिट में हम देखते थे कि लिमिट में ये जरूरी नहीं कि ये डोमेन का पॉइंट हो, लेकिन हमारा कंटिन्यूटी में ये जरूरी है कि हमारा जो पॉइंट हम जो चेक कर रहे हैं वो उस डोमेन में हो, यानी कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट A, B पे डिफाइंड हो, ठीक है, कोई फाइनाइट हो, एग्जिस्ट करे। ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा इस पॉइंट पे, जब कोई भी आप एप्सिलॉन दीजिए तो आपके पास एक डेल्टा गिवन मिल जाए, डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर मिल जाए, ठीक है। इस प्रकार से कि जब भी मॉड ऑफ x माइनस ए लेस दैन डेल्टा हो, मॉड ऑफ y माइनस बी लेस दैन डेल्टा हो, तो आपकी जो ये रेंज है, मतलब f ऑफ x, y माइनस f ऑफ a, b, इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाए, हमारी हमेशा एप्सिलॉन से छोटी हो जाए, ठीक है। इस लाइन को ज़रा समझिए कि हम आपको अगर कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक डेल्टा आना चाहिए जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, है ना, और पॉइंट पे भी डिपेंडेंट करे। मे भी बहुत जगह ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जहाँ पर ए बी पे डिपेंड ना करे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो डेल्टा है वो हमारा इस पॉइंट ए बी पे भी डिपेंड करेगा और एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करेगा, इस प्रकार से कि जब भी हमारा मॉड x माइनस ए जो है वो डेल्टा से छोटा हो और जब भी मॉड y माइनस बी जो है वो डेल्टा से छोटा हो, तो हमारा ये जो वैल्यू है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसी चीज़ों को अगर हम लिमिट के तरीके से बोले, जैसे कि 12th क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं कि लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू a, b ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ ए बी अगर हो जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारा ए बी पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है इस पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। उसी बात को अगर हम यहाँ पर h के जगह पे x माइनस ए कर दे, k की जगह पे y माइनस बी कर दे, तो चूंकि अब हमारा x जो है वो a की तरफ जा रहा है तो इस जगह से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो h है वो जो 0 की तरफ जाए, k जो है वो 0 की तरफ जाए, और f ऑफ a प्लस एच, y b प्लस k की लिमिट की जो वैल्यू है जब हम h और k को 0, 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ये फंक्शन की वैल्यू पे अप्रोच हो जाए। तो इन तीनों डिफिनीशन में से किसी भी आप एक डिफिनीशन से आप किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, सबसे पहले क्या चाहिए कि हमारा पॉइंट पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट करने का हमने लास्ट क्लास में देखा भी है तरीका, उस पर क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। और उसके बाद अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन की जो a, b पे जो वैल्यू है वो उसके इक्वल हो जाए, ठीक है। और जब ये इक्वल हो जाएगा तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि अपने a, b पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा,
ठीक है। इन तीनों चीज़ों की यूज से हम इन सारी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये सवाल है कि f ऑफ x, y इज इक्वल टू एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। फिर अगर एक्स वाई हमारा 0 0 मतलब ओरिजिन पॉइंट पे हमारा एक्स वाई है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 की इक्वल हो गई, ठीक है। अगर हम ये चीज़ ना लिखते आपको, ठीक है, ये 0 नहीं लिखते ये वैल्यू, और तब हम कहते हैं कि आप कंटिन्यूटी चेक कीजिए यहाँ पर, तो आपका सवाल का जवाब क्या होता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको डिफाइन करना पड़ेगा इस पॉइंट पे अगर आप बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमने इसको डिफाइन किया कि ये 0 0 पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और बाकी जगह एक्स वाई इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाए। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि प्रूव दैट f इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट 0, 0, ठीक है। तो इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका अगर हम बोलें यहाँ पर तो वो पोलर फॉर्म है। क्या करना है हमें, हमारा अब हम क्या देखते हैं, एट पॉइंट 0, 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बार मैं डायग्राम भी ज़रा बना दूँ। पोलर कोऑर्डिनेट्स में जा रहे हैं हम, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में x, y, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इस लेंथ को, ये r जो है वो हमारा क्या होता है, r इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मेरा एंगल जो होता है वो थीटा होता है। तो एक्स वाई 0 0 की तरफ जा रहा है, इट मीन्स r को जैसे जैसे हम छोटा करेंगे ये वैल्यू क्या होगी, स्क्वीज होगी, मतलब 0 की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है, आराम से इसे देखिएगा ज़रा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, देन r हमारे क्या हो जाएगी वैल्यू, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हमें देखना है कि हमें किस पॉइंट पे अप्रोच करना है, इस 0 0 पॉइंट पे अप्रोच करना है। इट मीन्स कि जब हमारा x और y दोनों की दोनों वैल्यू अगर 0 0 पे जाए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि r जो है वो हमारा 0 पे जाएगा। और इस चीज़ को हम इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं। x हमारा 0 की तरफ गया, ये वैल्यू 0 की तरफ गई, ये भी वैल्यू 0 की तरफ गई, तो फाइनल वैल्यू r जो है वो कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। उसी तरह अगर r हमारा 0 की तरफ जा रहा है, ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो सारी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, तो इन दोनों को भी 0 0 पे ही जाना पड़ेगा। तो यानी कि लिमिटिंग वैल्यू अगर हम ये बोले, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x, y 0 0 ऑफ f ऑफ x y को हम अगर पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ r टेंड टू 0, ठीक है। अब r ये सिंगल वेरिएबल जैसा हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ r, थीटा। अगर इसकी वैल्यू हमारी 0 हो गई, यानी कि f ऑफ 0 0 के इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ये वैल्यू r से इंडिपेंडेंट रह रहा, यानी कि थीटा के हर वैल्यू के लिए अलग अलग लिमिट वैल्यू आने लगी, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, अब r, थीटा यानी कि x की जगह पे हमें r cos थीटा लिखना है, y की जगह r sin थीटा लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट r टेंड टू 0, ऊपर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, r cos थीटा इंटू r sin थीटा दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा वैल्यू, नीचे क्या हो जाएगी वैल्यू बताइए, रूट अंडर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लिख लीजिए इसको, रूट अंडर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन हो गया, तो वैल्यू क्या हो गई मेरी 1 के ही इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो अब हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या है, लिमिट ऑफ r टेंड टू 0 r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई रूट अंडर r स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मॉड r, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, बाई मिस्टेक कभी कभी छूट जाती है ये बात। लेकिन चूंकि हमारा यहाँ से r जो है, ये r जो है हमारा क्या है, रेडियस है सर्कल का, तो कभी भी नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव होता है ना, तो मॉड r का मतलब r ही होता है। इट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ r टेंड्स टू 0 r इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। r कैंसिल हो जाएगा, कब होगा, क्योंकि जब r अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, यानी कि r अभी 0 नहीं है, r नॉन 0 है, तो जब नॉन 0 पॉइंट्स पे है तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। अब ये जो लिमिट है ये 0 की तरफ जाता है, और ये जो वैल्यू है ये बाउंडेड है,
ठीक है, कैसे कहाँ से बाउंडेड है ये, 1 से बाउंडेड है। मॉड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, मॉड ऑफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये सारे लिमिटिंग वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये सारी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर यहाँ पे फंक्शन अनबाउंडेड टाइप होता, सपोज कि यहाँ पे 1/r टाइप का होता, तो वैल्यू क्या होती, 1 हो जाती। अगर 1/r² टाइप का होता, या कि यहाँ पे अगली जो वैल्यू है वो मेरा अनबाउंडेड टाइप है, तो वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाती। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा बाउंडेड अगर हो जाए और ये वैल्यू मेरे लिमिट की तरफ 0 की तरफ जा रही है, तो फाइनल वैल्यू हम 0 की तरफ लिख सकते हैं। फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल में आप इसे ज़रा देख सकते हैं एक बार, ठीक है। और ये वैल्यू है किसके इक्वल, f ऑफ 0,0, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो गई। इट मीन्स हमारा f जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा पॉइंट 0,0 पे, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ थ्योरम्स है, सिंपल थ्योरम है लेकिन इसे करा देते हैं, आपके लिए भी बेहतर रहेगा। तो इसे ज़रा मैं मिटा दूं। ओके, ठीक है। ये थ्योरम को जरा हम लिख लेते हैं। द कंटिन्यूटी ऑफ function of two variables कौन से वेरिएबल है, x, y। तो फंक्शन हमारा है f ऑफ x, y implies the continuity of fxy as a function of x alone and y alone respectively, ठीक है। लैंग्वेज भले ही अलग अलग हो, बात समझ में आपको आनी चाहिए। क्या कहता है कि फंक्शन, दो वेरिएबल का हमारा फंक्शन है, अगर वो किसी पॉइंट, चूँकि पॉइंट हम ले रहे हैं एट ए बी, ठीक है ना, एट ए कॉमा बी किसी, और ये ए कॉमा बी उसके डोमेन ऑफ डिफिनीशन में ही होनी चाहिए पॉइंट। तो इसका कंटिन्यूटी ये इम्प्लाइज करेगा कि अगर हम एफ एक्स वाई को फंक्शन ऑफ एक्स एलोन की तरफ अगर सोचे, यानी कि वाई हमारा कांस्टेंट हो जाए उस टाइम में और सिर्फ एक्स वेरी करे, यानी कि हॉरिजेंटली चल रहे हैं हम, और अगर हमारा एक्स कांस्टेंट हो जाए और y के एलोंग में देखें तो उसमें भी हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान चीज़ है ये, क्योंकि दो वेरिएबल के लिए सही है तो वन वेरिएबल के लिए भी होना पड़ेगा, लेकिन इसे ज़रा प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास जो गिवन है पहले उस चीज़ों को आप सोचिए। क्या गिवन है कि आपका जो फंक्शन है वो a, b पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। इट मीन्स कि सिंस फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट a, b, ठीक है। यानी कि किसी एप्सिलॉन के लिए डिफिनीशन इससे ज़रा ध्यान से देखिएगा। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा विच डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एंड a, b ग्रेटर दैन 0 such that mod of x minus a less than delta mod of y minus b less than delta implies that mod of
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि किसी एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक डेल्टा ग्रेटर दैन 0 आ जाना चाहिए। ये पॉजिटिव है, आर्बिट्रेरी नंबर्स है, तो ये जो वैल्यू है इसके ऊपर ये हमारा जो है ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो एक डेल्टा आ जाए इस प्रकार से कि x a के डेल्टा नेबरहुड में आ जाए, y जो है वो b के डेल्टा नेबरहुड में जब जब रहे, तब एफ एक्स वाई जो है वो एफ ऑफ ए कॉमा बी के एप्सिलॉन नेबरहुड में ज़रूर आ जाए। ठीक है, ये हमें पता है। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये, अगर हम सिर्फ x की बात करें यानी कि y को कांस्टेंट रख दें, तो क्या ये बात सही होगी? यानी कि फॉर y इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर हमारा y b हो जाए तो अब हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? f ऑफ x कॉमा बी को हम कैपिटल f ऑफ x भी कह सकते हैं, है ना। ये अब फंक्शन क्या है? बस x पे डिपेंड हो रहा है। तो क्या हम इस फंक्शन को, ये जो हमारा फंक्शन है, क्या इसके थ्रू हम इस फंक्शन को भी बोल सकते हैं कि ये x के अलोंग में हमारा कंटिन्यूअस है? तो इसको कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है कि मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस, चूँकि a कॉमा बी पॉइंट पे बात हो रही है तो यहाँ पे b तुम्हारा फिक्स हो चुका है y इक्वल टू बी पे, तो f ऑफ a जो है क्या वो भी इस डेल्टा के ही यूज से क्या इसको हम एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं? इसका मतलब क्या हो जाएगा? f ऑफ x कॉमा बी माइनस f ऑफ a कॉमा बी। ठीक है, एंड देखिए अब यहाँ पर चीज़ें साफ से क्लियर हो रही है कि जब जब x और a की डिस्टेंस जो है वो डेल्टा से छोटी हो जाए और y की जो डिस्टेंस है b के साथ वो डेल्टा से छोटी हो जाता है। चूँकि y की जो डिस्टेंस है b कॉमा बी, ये डिस्टेंस कितनी है? ये 0 है, और 0 जो है वो डेल्टा से हमेशा छोटा ही होता है क्योंकि डेल्टा तो हम ग्रेटर दैन 0 लेके चल रहे हैं। इट मीन्स कि बस हमारे इसी कंडीशन के यूज से क्या हम इसे एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि मॉड ऑफ x माइनस ए डेल्टा से तो छोटा है ही, है ना। तब ये चीज़ें होल्ड हो रही है व्हेन मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा। और हमारा अब y क्या है? यहाँ पे y तो कुछ नहीं है, b माइनस बी है, यानी कि ये 0 है और ये डेल्टा से छोटा तो है ही। इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है अलोंग y इक्वल टू बी, मतलब अगर हम y को कांस्टेंट रखते हैं तो ये जो फंक्शन है इसकी जो ये जो एफ एक्स माइनस एफ ए जो है वो हमारा एप्सिलॉन से कभी भी क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। यानी कि ये फाइनल फंक्शन अब चूँकि a कॉमा बी पे हर तरीके से ये हमारा कंटिन्यूअस हो रहा है एट a कॉमा बी पे, तो x एक्सिस के अलोंग में। ठीक है, अगर हम x एक्सिस की बात करें, जैसे हमारा a कॉमा बी पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा x इक्वल टू वाई इक्वल टू बी है और ये हमारा x इक्वल टू a है। ठीक है, तो अगर हम y इक्वल टू बी करें, ठीक, y फिक्स हो गया, तो इस वैल्यूज पे भी इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। एक डायरेक्शन में तो कर रही है, क्योंकि सारे डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक डायरेक्शन में करे ही करेगा, और वो वैल्यू f ऑफ a कॉमा बी के ही इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम y इक्वल टू वाई फंक्शन के अलोंग में अगर हम देखें, मतलब कि y वेरिएबल के अलोंग में हम सोचें, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। वैसे ये रिजल्ट ऑब्वियस है, लेकिन इसे थोड़ा सा प्रूफ करना बेहतर रहता है, इसलिए हमने इसे करा दिया है। अब आगे इस थ्योरम के अलावा मैं मानता हूँ कि इस थ्योरम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप इसके कन्वर्स पार्ट के बारे में कह सकते हैं कि कोई फंक्शन और 2 वेरिएबल का, ठीक है, और वो x वेरिएबल के रूप में कंटिन्यूअस हो, किसी पॉइंट पे y वेरिएबल के रूप में कंटिन्यूअस हो, तो क्या आप उसको फाइनली a कॉमा बी पॉइंट पे आप उसको कंटिन्यूअस कह सकते हैं? तो इसका जवाब है कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। उसके लिए जैसे फंक्शन अगर हम आपको दिखाएं, जरा मैं इसे मिटा देता हूँ। बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है, आपको एनालिसिस में काउंटर एग्जाम्पल्स जरूर देखने चाहिए, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल से ही आप थ्योरम पे डील कर पाइएगा कि उसके कन्वर्स पार्ट को सोचिए ज़रा। तो देखिए, अगर हम आपको लिखें f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 व्हेन x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक्स वाई इक्वल टू 0 कब होता है? जब या तो x 0 हो, या तो y 0 हो, या तो दोनों 0 हो जाए, ठीक है, तब ये एक्स वाई 0 होगा। यानी कि जब जब हमारा जो डोमेन का फंक्शन है वो अगर x एक्सिस पे आए तो इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब वो y एक्सिस पे आए तो 0, अच्छा दोनों एक्सिस पे आए यानी कि 0 0 पॉइंट पे आए तो भी फंक्शन 0, लेकिन बाकी जगह
बाकी सारे जगह इस पॉइंट्स में हमारी फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ठीक, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये फंक्शन x एलोन में, मतलब x के वेरिएबल के रूप में क्या ये कंटिन्यूस है, क्या ये y के वेरिएबल के रूप में कंटिन्यूस है। अगर है तो क्या हम फाइनल फंक्शन को कंटिन्यूस बोल सकते हैं 0 0 पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, एट अ पॉइंट 0, 0। ठीक है, तो ज़रा देखिए, वी हैव f ऑफ x, 0, यानी कि हमारा y जो है वो फिक्स हो गया। ठीक है, y मतलब 0 एक्सिस, यानी कि हम x एक्सिस पे बात कर रहे हैं, इस एक्सिस पे, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, और अब हम कहें कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ x 0 क्या होगा। जब चूँकि सारे वैल्यू 0 पे है तो लिमिट भी कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी। ठीक, और ये किसके इक्वल है, f ऑफ 0 0 पे। सिमिलरली अगर हम देखें f ऑफ 0, y, तो ये भी वैल्यू क्या है, जब भी y एक्सिस से फंक्शन है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0, यानी कि लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0 f ऑफ 0, y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा x वेरिएबल के एलोंग में अगर हम y को फिक्स कर रहे हैं तो उसके एलोंग में हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल है। उसी तरह y एक्सिस के एलोंग में भी करें तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है। तो इट मीन्स कि x एक्सिस के एलोंग में ये कंटिन्यूस है, y एक्सिस के एलोंग में ये कंटिन्यूस है, लेकिन क्या पूर्ण रूप से पूरे तरीके से ये कंटिन्यूस है। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि अगर हम 0 का कोई भी नेबरहुड ले, सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे आपका 0, 0 0 है, इसका कोई भी नेबरहुड लीजिएगा आप। ठीक है, अगर हम सर्कुलर नेबरहुड लेते हैं तो कोई ऐसा एक पॉइंट तो जरूर रहेगा, कितना भी आप छोटा कर लीजिए तो कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर रहेगा जहाँ पे x और y दोनों के दोनों क्या हो, नॉन जीरो हो। तो उस जगह पे हमारी वैल्यू क्या हो जा रही है, 1, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। यानी कि जब आप लिमिट ले रहे हैं, लिमिट ऑफ एक्स वाई, जैसे अगर हम इस पर कोई आप पाथ जैसे देख लें, चलिए ठीक है, x इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/n, y इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, अब n अगर हम 10 टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, व्हेन लिमिट n 10 टू इन्फिनिटी, तो x भी हमारा 0 की तरफ जाएगा, y भी जो है वो भी हमारा 0 की तरफ जाएगा, लेकिन f ऑफ x, y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये तो नॉन जीरो पॉइंट्स है ना, तो इस पर हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा 1 रहेगी। लेकिन हम f कहाँ पे जा रही है, लिमिट x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0। लेकिन अब हम अगर बात करें कि f ऑफ x, y फाइनली क्या हो रहा है, हमेशा 0 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, f ऑफ x, y, सॉरी f ऑफ 0, 0 हमेशा 0 के इक्वल हो रहा है, लेकिन लिमिट जब भी ले रहा है तो हमें वैल्यू क्या मिल जा रही है, 1 मिल जा रही है हर तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट तो जरूर एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी है, लेकिन लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करने के बावजूद भी ये अपने फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये फंक्शन 2 वेरिएबल्स में कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन सिंगल वेरिएबल में ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो रहा है। यानी कि उस थ्योरम का क्या कहने का मतलब था कि अगर फंक्शन आपका 2 वेरिएबल के रूप में अगर कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, तो सिंगल वेरिएबल के रूप में भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यानी कि अगर सिंगल वेरिएबल के रूप में वो कंटिन्यूस हो रहा है तो इसका जरूरी नहीं कि इसका मतलब है कि वो डबल वेरिएबल के भी रूप में वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल और डिफरेंशिएबिलिटी, टोटल डिफरेंशियल, ये सब पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।